हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के ये एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। आज काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है ग्लोबली एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। तो ग्लोबल इकोनॉमी न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है यूएस और चाइना का ट्रेड डील आखिर हो चुका है। लास्ट एक दो दिन से ये टॉक्स भी चल रही थी, तो इन्होंने अभी जो डील है वो यहाँ पे यूएस और चाइना का टेम्पररी एक डील हुआ है। लास्ट वीक ही यूएस और यूके का भी हुआ है, तो उसके बाद ये एक पॉजिटिव खबर है। और एक एडिशनल ये डील में मेनली जो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, जो चाइनीज इंपोर्ट पे यूएस टैरिफ लगाने वाला है वो कट हो चुका है 30% पे, जो पहले था 145%। प्लस जो चाइनीज ड्यूटीज रहेगी यूएस इंपोर्ट पे वो भी यहाँ पे कम हो चुकी है टू 10%, जो पहले था 125%। तो ये टेम्पररी एक 90 डेज के लिए एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद और आगे जाके भी ये दोनों कंट्रीज है वो डिस्कशंस करेंगी। बट दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील हुआ है ग्लोबल लेवल पे ही पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इससे फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके डिसरप्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। एंड इसकी वजह से सारे मार्केट्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स का दिख रहा है। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी 50 3.82% से कल क्लोज हुआ है। इसका और एक रीजन भी है जो मैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज में कवर करूंगी। हालांकि आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि जो भी सीज फायर भी हुआ है उसके बाद भी ये थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट्स पे दिखा है। निकी 225 भी यहाँ पे 0.38% से अप था। इवन एसएससी कंपोजिट इंडेक्स भी 0.82% से अप था। कोरिया का इंडेक्स भी 1.17% से अप था। एंड अगेन यूएस मार्केट्स भी यहाँ पे 3 to 4% से नास्डैक और यूएस मार्केट्स जो है वो सारी अप थी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से सारे मार्केट्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स में दिख रहे हैं। उसके बाद सेकेंड न्यूज एक है रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर। मिस्टर ट्रम्प इन्होंने एक ड्रग प्राइस कट के लिए एक प्रपोजल साइन किया है, जिसका एक निगेटिव इम्पैक्ट इंडियन फार्मा कंपनीज पे या फिर ग्लोबल लेवल की फार्मा कंपनीज पे हो सकता है। बेसिकली जो यहाँ पे इन्होंने पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट थ्रू भी बताया था कि मेनली जो यूएस में ड्रग्स स्पेसिफाइड होती है तो वहां पे यूएस अभी फॉर नाउ हाईएस्ट प्राइजेस पे कर रहा है फॉर दोज प्रिस्क्राइब ड्रग्स, विच इज मोर देन जो डेवलप्ड नेशन या फिर मोस्ट फेवर नेशन है उससे ज्यादा प्राइजेस है। तो अभी मिस्टर ट्रम्प इन्होंने ये बोला है कि यूएस में भी वो ड्रग्स वही प्राइजेस पे अवेलेबल हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 59 to 90% का यहाँ पे प्राइस कट जो है ड्रग्स में वो हो सकता है। तो जिसके कारण जो फार्मा कंपनीज है जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है उनके प्रोडक्ट्स, उनको मार्जिन पे यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। अभी करंटली जैसे मैंने बोला कि ये प्रपोजल किसके लिए एम कर रहा है, तो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस जो होती है जो अमेरिकन सिटीजन के लिए मिस्टर ट्रम्प और अफोर्डेबल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्राइस कट का बोला है। फॉर नाउ उन्होंने ये बोला है कि एक नेक्स्ट 30 डेज का टारगेट दिया है सारी फार्मा कंपनीज को प्राइस कट करने के लिए। और अगर इन्होंने ऐसे प्राइस कट नहीं किए तो फिर बाद में ही विल टेक एक्शंस ऑन दैट एंड विद इन 6 मंथ एक ऑर्डर यहाँ पे साइन हो जाएगा जिसमें 59 to 90% का यहाँ पे एक प्राइस कट दिख जाएगा। तो इसके ही चलते कुछ कुछ जो इंडियन स्टॉक्स भी थे वो भी डाउन थे। जैसे अभी फार्मा सेक्टर में इट इज इम्पोर्टेंट कि यूएस एक्सपोजर भी कितना है वो कंपनी का। तो जैसे सन फार्मा है जिसका एक मटेरियल अमाउंट एक यूएस एक्सपोजर है, तो वो ऑलमोस्ट कल 3.15% से डाउन पे क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी 50 पूरा इंडेक्स ही 3.82% से अप था। निफ्टी फार्मा एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी फार्मा भी यहाँ पे म्यूटेड ही था, 0.14% पे क्लोज हुआ है। तो इसका ही एक इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में दिख रहा है। प्लस यूएस मार्केट में भी कुछ जो फार्मा स्टॉक्स है वो अप हुए हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये एक बेनिफिशियल न्यूज है। हालांकि इंडियन कंपनीज के लिए ये निगेटिव न्यूज है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज पे। तो जैसे कि जो सीज फायर हुआ है उसके बाद काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पे ही दिखा है। जो जितना ऑलमोस्ट 3.82% से यहाँ पे जो है निफ्टी 50 अप था, सेंसेक्स भी 3.74% से अप था। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स में दिख रहा है। जैसे कि हम सब लोगों ने
मोदी जी का कल जो उन्होंने किया था, मन की बात वाला जो सेशन उन्होंने किया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फॉर नाउ पॉज किया गया है, बट अगेन इस पर अगर पाकिस्तान ने वापस कुछ टेरिटरी एक्शंस ली तो अगेन इंडिया विल टेक एक्शन, बट फॉर नाउ ओवरऑल सीज फायर की वजह से मार्केट में यहाँ पे एक पॉजिटिव कमेंट्री दिख रही है इन इंडियन मार्केट्स टू। इसके बाद जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में अगेन रिजल्ट सीजन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो चलिए फिर रिजल्ट से ही चालू करते हैं। सबसे पहले है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने उसके Q4 के रिजल्ट में ऑलमोस्ट 113% से यहाँ पे वाई इंक्रीज प्रॉफिट में डिक्लेयर किया है, एंड रेवेन्यू जबकि कंपनी का डाउन है बाय 4%। अगर हम क्यूओक्यू बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू 5% अप है, एंड जो EBITDA है वो भी 13% से अप है ऑन क्यूओक्यू बेसिस। मेनली जो इनकी रॉ मटेरियल की प्राइजेस यहाँ पे लोअर हुई थी बिकॉज ऑफ जो कोल का कॉस्ट है वो इंडिया नेदरलैंड में कम हो गया था, डिमांड कम हो गई उसकी वजह से, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को फायदा हुआ है। बट थोड़ा सा इनके अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं क्योंकि जो कंपनी ने नया जी ब्लास्ट का फर्नास यहाँ पे डाला था उसके कुछ रिलेटेड रिपेयर्स मेंटेनेंस प्लस फ्यूअल की भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुई है। इन FY25 जो इंडिया डिलीवरी है वो 5% से ग्रो हुई है ऑन वाई बेसिस, अराउंड 21 मिलियन की एंड मिलियन टन्स की। एंड मेजरली कंपनी ने यही बोला है ये इंक्रीज हुआ है बिकॉज जो इन्होंने ब्लास्ट फर्नांस इन कालीनगर एक जो कमीशन किया था, प्लस जो टोटल फर्नांस है वो भी 100% यूटिलाइजेशन पे है जिसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ है। जबकि कंपनी ने ये भी बोला है कि एक फर्स्ट हाफ थोड़ा सा म्यूटिश था, बट ओवरऑल कंपनी ने 1600 करोड़ से यहाँ पे R&D में इन्वेस्ट किया सिंस लास्ट 5 years, एंड दे ऑल्सो हैव बिगन नाउ कमर्शियल शिप बिल्डिंग के लिए जो केटरिंग करने की सर्विसेज वो भी उन्होंने चालू की है। एंड जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है टाटा स्टील की, तो वहां पे कंपनी ने प्रपोज किया है फंड्स और इन्फ्यूज करना ऑफ $2.5 बिलियन, मेनली बिकॉज जो उनकी सब्सिडरी है उसके रिलेटेड जो डेट रीपेमेंट प्लस बिजनेस ऑपरेशन का सपोर्ट के लिए वगैरह ऐसा इन्होंने प्रपोज किया है। इसके बाद है यूपीएल का रिजल्ट। यूपीएल ने भी 68% ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ एक रिपोर्ट की है इन Q4 FY25। रेवेन्यू जो है ये क्वार्टर में 11% से बढ़ा है। EBITDA यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 68% से बढ़ा है। EBITDA मार्जिन भी कंपनी का 710 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। मेनली इसके रीजंस तो यही है कि एक प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्लस एक रिकवरी ओवरऑल बिजनेस में ही कंपनी की आई है इन दिस क्वार्टर। एंड अगर हम ओवरऑल FY25 की बात करेंगे तो 8% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। EBITDA लेवल पे 47% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इसमें थोड़ा सा जो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो भी लोअर साइड पे था, एंड जिसके कारण एक EBITDA मार्जिन भी यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देन अगर हम गाइडेंस लेवल पे बात करेंगे तो कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 4 to 8% इन FY25 वो भी अचीव किया है, प्लस जो मोर देन 50% का एक EBITDA ग्रोथ का गाइडेंस दिया था वो काइंड ऑफ क्लोज टू दैट 47% कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एंड जो ऑपरेशनल फ्री कैश फ्लो का गाइडेंस था वो भी कंपनी ने ऑलमोस्ट अचीव किया है। $300 to $400 जिन्होंने बोला था, अचीव्ड है $530 million, तो नियर टू गाइडेंस बोल सकते हैं इन केस ऑफ रेवेन्यू और EBITDA, एंड ऑफ कोर्स कैश के केस में इट इज अबव गाइडेंस। Then next is SRF Limited. SRF Limited में 21% revenue growth and 60% PBT growth यहाँ पे रिपोर्ट की है इन Q4 FY25। इनका जो EBIT है वो भी 45% से बढ़ा है। दो कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है अगले साल के लिए, बट FY25 ओवरऑल चैलेंजिंग था कंपनी के लिए क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में थे तभी ज्यादा कुछ केमिकल्स की वगैरह डिमांड नहीं थी, उसकी वजह से एक चैलेंज कंपनी ने यहाँ पे फेस किया है। स्टिल इन Q4 जो केमिकल बिजनेस है वो ओवरऑल 30% से यहाँ पे बढ़ा है, मेजरली बिकॉज जो एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की डिमांड है वो यहाँ पे एक पिकअप हुई है, प्लस पॉजिटिव मोमेंटम बिकॉज रिसेंटली इनके कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे तो वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आया। एंड फ्लोरोकेमिकल्स के केस में एक रोबस्ट डिमांड यहाँ पे कंपनी ने बताई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेफ्रिजरेटर एंड AC का जो डिमांड है उसकी वजह से, तो जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है उसमें अच्छा खासा एक कंपनी को डिमांड दिखा है।
परफॉर्मेंस फिल्म एंड फॉइल वाला जो इनका बिजनेस सेगमेंट है वो भी 19% से इंक्रीज हुआ है इन दिस क्वार्टर ड्यू टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर हम ओवरऑल FY25 की बात करेंगे तो उसका रेवेन्यू भी अप है बाय 12%। इबिट जो अप है वो 6% से है, डिस्पाइट जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट हाफ जो FY25 का था वो चैलेंजिंग था। पैट हालांकि म्यूटेड लेवल पे है, 107 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट इज जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। ये कंपनी ने भी हाईएस्ट एवर ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में एज वेल एज उनके प्रॉफिट्स में रिपोर्ट किए इन Q4 FY25। अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो 50% से इनका रेवेन्यू जंप हुआ है इन दिस क्वार्टर। एंड जो एडजस्टेड इबिडा है वो भी ऑलमोस्ट 40% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पैट लेवल पे भी, कैश पैट लेवल पे भी 85% से यहाँ पे इंक्रीज है। अगर मैं ओवरऑल इनकी ऑपरेशनल इंडिकेटर्स की भी बात करूं, इन केस ऑफ FY25 जो रेवेन्यू है वो 68% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एबिडा भी ऑलमोस्ट 63% से इंक्रीज हुआ है। अगर ऑपरेशनल इंडिकेटर्स जैसे मैंने बोला की बात करेंगे, हम KPIs देखेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो इनके पास है वो भी यहाँ पे 15% से बढ़े। 3,455 कस्टमर्स अभी कंपनी के पास है। जो एग्रीगेट यूजर्स है प्लेटफॉर्म के वो भी 20% से बढ़े हैं। बेसिकली कंपनी करी थी क्या है कि बहुत सारे इनके 3-4 प्रोडक्ट्स है, प्लेटफॉर्म्स है, जो एक पर्टिकुलर कस्टमर, मतलब जो कोई MNC है जिसको अपने एम्प्लॉयज के रिलेटेड एक्सपेंसेस मैनेज करने, सैलरी हो या फिर कोई रिम्बर्समेंट देना हो या फिर जो फूड के वगैरह रिलेटेड भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसका रिइंबर्समेंट वगैरह हो, तो ये सब मैनेज करने के लिए इनके 3-4 प्लेटफॉर्म्स है। तो वो प्लेटफॉर्म्स पे कितने यूजर्स है वो यहाँ पे ये नंबर बता रहा है कि एग्रीगेटेड यूजर्स, तो वो 20% से बड़ा है। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब वो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, तो सपोज एक कंपनी है X जिसमें 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, तो X विल बी वन कस्टमर एंड 100 विल बी द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो ये इनके नंबर्स बड़े हैं दोनों भी, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो 14% से एंड 20% से यूजर्स। ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स अगर मैं देखूँ तो जो प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू है वो भी 70% से बढ़ा है इन FY25। तो मेनली यही दिख रहा है कि जो उनका प्रोपेल करके एक प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा डिमांड है। प्रोग्राम फीस भी इनकी 70% से बढ़ी है बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट प्लेटफॉर्म। एंड सॉफ्टवेयर फीस भी 13% से बढ़ी है, विच इज गुड थिंग। नेक्स्ट इज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। कंपनी ने 77% यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। 93% से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़े हैं। मेनली अगर मैं ये क्वार्टर की बात करूँ तो जो ओवरऑल इनका इबिडा मार्जिन है वो भी 12.1% कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर 11.1% था, तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज है। अगर हम FY25 की बात करेंगे तो 77% से यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इबिडा भी 89% से इंक्रीज हुआ है। मार्जिन भी 70 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़े, 10.7% का यहाँ पे इबिडा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन मेनली इनके इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर कमोडिटी प्राइसेस एंड थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पे प्ले आउट हुआ है कंपनी का। कंपनी ने FY26 का भी गाइडेंस दिया है जिसमें इन्होंने ओवरऑल जो ग्रुप का रेवेन्यू है वो 33% से बढ़ने का यहाँ पे गाइडेंस दिया है। कंपनी अगर हम पहले से देखेंगे तो अंडर कमिटेड ओवर अचीव्ड काइंड ऑफ है, कि ये जो रेवेन्यू के नंबर्स देते हैं उससे ज्यादा ही इन्होंने हमेशा अचीव किया है, तो विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने 33% का ओवरऑल रेवेन्यू बोला है इन केस ऑफ FY26। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रॉफिट का गाइडेंस रहेगा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए तो वो भी 405 करोड़ का रहेगा, जो 39% से ऑलमोस्ट ग्रोथ यहाँ पे है। एंड नेट प्रॉफिट जिसमें से 290 करोड़ का होगा इन FY26, मेनली बिकॉज ऑफ जो कूलर एंड AC रिलेटेड बिजनेस है वहां से ही ये एक्सपेक्ट करे कि 35% अराउंड ग्रोथ आएगी बिजनेस में। एंड जो कैपेक्स भी है वो FY26 का 800 to 900 करोड़ के बीच में रहेगा बिकॉज न्यू फैसिलिटी ये प्लान कर रहे हैं फॉर प्लास्टिक कंपोनेंट्स एंड कूलर्स के लिए, प्लस 2-3 और वॉशिंग मशीन के रिलेटेड भी जो फैसिलिटी है ये इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो आज के लिए आई थिंक बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।